नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज मैं आपसे 3 खबरों के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ और डिस्कस नहीं, मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। अभी मैंने 3 खबरें पढ़ी कल, क्योंकि मेरे मोबाइल पर दैनिक भास्कर का जो ऐप है वो इंस्टॉल है, तो मुझे खबरों का नोटिफ़िकेशन आता रहता है। तो मैं थोड़ा फ्री था, तो मैं खबरें देख भी रहा था, तो 3 खबरें मैंने पढ़ी, जो इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि सोसाइटी का एक दूसरा चेहरा और दूसरा एस्पेक्ट यह भी है। मैं आपको कोई निराश नहीं करना चाहता, मैं आपको मतलब कि भरोसा नहीं तोड़ना चाहता आपका सोसाइटी के ऊपर से, या आशा, उम्मीद, उस नज़रिए से मैं आपको नाउम्मीद नहीं करना चाहता। मैं बस आपको एक दूसरा चेहरा बता रहा हूँ, ताकि हम हमारी जनरेशन में, आने वाली जो जनरेशन है, अभी जो जनरेशन आ रही है, उनके अंदर वो चीज़ें से शैक्षणिक रूप से, मौलिक रूप से वो चीज़ हम उनके अंदर डाल सकें, ताकि सोसाइटी की ऐसी भयावह स्थिति नहीं बने। ऐसी नहीं है, ऐसी खबरें कोई पहली बार आई हों, पहले भी आती रही हैं, लेकिन क्योंकि हम इनके आदी हो गए हैं और हमको लगता है कि ये तो बहुत नॉर्मल है, ऐसी घटनाएँ घटना बहुत नॉर्मल है, हमको कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। लेकिन ये समझिए कि आपके साथ भी ऐसी घटना हो सकती है और आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। और ये मैं इसको इतना महत्वपूर्ण इसलिए मानता हूँ और इतना जोर दे करके इसको इसलिए उठा रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी एक बेटे का पिता बना हूँ और उस दृष्टि से मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब मैं बहुत साइंटिफिक पर्सन हूँ, बहुत ही तार्किक व्यक्ति हूँ, लेकिन जब मैं मेरे बच्चों को देखता हूँ, तो मेरे उसके प्रति एक स्वाभाविक एक प्यार उमड़ता है और मेरे वर्तमान में जो डिसीज़न्स हैं, वो भी उसकी ज़िंदगी को लेकर के, मेरे जो डिसीज़न्स हैं, वो प्रभावित हो रहे हैं और आगे आगे भी होंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भाई उसकी लाइफ़ बेटर बने। तो मैं इस बात को भली-भाँति समझता हूँ कि सोसाइटी में हम सब एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारे डिसीजंस, हम जो भी करते हैं, उसका सोसाइटी पर इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है और हम उससे प्रभावित होते ही हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ तो उसका किसी पर असर नहीं पड़ेगा, या मैं बुरा कर रहा हूँ तो उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। उसका सोसाइटी पर असर पड़ता ही है। यदि हमारे पड़ोसी में कोई लकड़ी जला रहा है, तो उसका जो धुआँ है वो स्वाभाविक है, वो हमारे घर में भी आएगा ही आएगा। अभी आप दिल्ली के अंदर जो पॉल्यूशन है वो देख ही सकते हैं, चारों तरफ करके, और इसका असर पास के जो अपने राज्य हैं उनमें भी पड़ रहा है और अलग-अलग अन्य जगहों पर भी पड़ रहा है। तो मेरा मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम इन चीज़ों को समझें और सुधार करने की कोशिश करें। तो खबरें ऐसी थी कि जयपुर के अंदर मैंने देखा कि एक नवजात बच्ची को, शायद वो 2 दिन की नवजात बच्ची थी, 2 या 1 दिन की, उसको झाड़ियों में फेंका गया। तो जब मैं मेरे बच्चे को देखता हूँ, तो मेरा मेरे बच्चे के प्रति बहुत एक स्वाभाविक प्यार है और मुझे नहीं पता ये ऐसा क्यों है, लेकिन शायद ये हमारी प्रकृति ने हमको इस प्रकार से ये चीज़ें करी हैं कि हमको हमारे बच्चों के प्रति स्वाभाविक प्यार होता ही है। लेकिन जब मैं माँ की दृष्टि से इसको देखता हूँ, वो समझता हूँ, एक माँ जो उसको 9 महीने तक अपने पेट में रखती है और बहुत डिसिप्लिन लाइफ जीती है, उसको बचाने की कोशिश करती है, खाना-पीना पूरा, तो उसका अटैचमेंट उसके प्रति कितना ज़्यादा होता होगा। और प्राकृतिक रूप से भी हम जानवरों में देखते हैं, जानवर जो अपनी बच्चों को किस प्रकार से प्रोटेक्ट करते हैं, तो एक माँ का अपने बच्चे को इस तरीके से असुरक्षित झाड़ियों में फेंक देना, तो एक जो बच्चा है वो तो एक स्वाभाविक तौर से अपने माँ-बाप के प्रति खुद को सुरक्षित मानता है, खुद को ये समझता है कि मैं यहाँ पे पूर्ण रूप से सिक्योरिटी में हूँ, मुझे किस प्रकार का कोई डर नहीं होना चाहिए यहाँ पर। तो वो भरोसा, एक माँ का जो भरोसा है वो कहाँ जाएगा? सोसाइटी किस रास्ते पे जा रही है? ये हमें समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि अपने बच्चों में, क्योंकि आजकल की जो शिक्षा है, आजकल का जो वातावरण है, वो इस प्रकार से बन गया है कि कैसे भी करके शिक्षा का मतलब यही हो गया कि जॉब हासिल करें और नौकरी करें, पैसा कमाएँ, चाहे से राइट तरीके से, चाहे से रॉन्ग तरीके से, और रॉन्ग तरीके से ज़्यादा लोगों का झुकाव है कि हम पेपर खरीद लें या पैसा दे दें, किसी दूसरे को अपनी जगह पे बिठा दें, तो सरकारी नौकरी लग जाए, या और करप्शन करके कैसे भी करके हम पैसा कमाएँ। यही सोसाइटी में लक्ष्य हो गया है और फैमिलीज़ के अंदर भी, परिवार के अंदर भी इस प्रकार का वातावरण निर्मित हो रहा है। तो मेरा आपसे निवेदन है, आप ये मत समझिए कि इसका असर हमारे परिवार पर नहीं होगा, हमारे बच्चों पर नहीं होगा, जो गलत हो रहा है, या हम हमारे बच्चों को गलत वातावरण में पैदा कर रहे हैं और हमको लगता है कि हमने हमारा अच्छा कर लिया। चाहे से हमने गलत ही काम किया है और हमने मान लो कि पैसा कमा लिया
या गलत करके किसी का शोषण करके या किसी के हक को छीन करके कोई अच्छा खुद का अच्छा कर लिया, तो वो आप समझ ये ऐसा समझिए कि वो थोड़ी देर का ही है, कुछ सालों का ही है। आपके ऊपर भी उसका इम्पैक्ट आने वाला है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। ये आपको समझना पड़ेगा। तो आप अपने बच्चों को इस प्रकार से तैयार करें कि उनको मौलिक शिक्षा दें, नैतिक शिक्षा दें, जिसमें ईमानदारी, सच्चाई, मेहनत, जो हमारे प्राचीन पद्धति थी शिक्षा की, जिसमें हम ये सब चीजें सिखाते थे। शिक्षा का उद्देश्य मात्र यही नहीं था कि जॉब हासिल करना। शिक्षा का उद्देश्य खुद को जानना, जो ईमानदारी, सच्चाई, मेहनत, इन सब का समावेश हुआ करता था, जो बहुत जरूरी था। तो वो बहुत पीछे छूट गया है। दूसरी जो खबर थी वो बड़ी एक आशाप्रद खबर और चौंकाने वाली डॉक्टर्स के बारे में थी। मैं जब भी हॉस्पिटल जाता हूँ, डॉक्टर से मिलता हूँ, तो मैं उनको बहुत ही रेस्पेक्ट करता हूँ और बहुत भगवान का रूप में उनको मानता हूँ। और उनकी जो भी बीमारी को लेकर के सलाह होती है, उसको मैं बिल्कुल एज इट इज फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। तो डॉक्टर्स ने, आई थिंक झुंझुनू की खबर थी ये, तो झुंझुनू में क्या किया कि एक व्यक्ति जो कि डेड नहीं था, जिनकी डेथ नहीं हुई थी, उनको मृत घोषित कर दिया और हॉस्पिटल से उनको मतलब कि जो पोस्टमार्टम करके, पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, उनको पोस्टमार्टम के रूम में रख करके और उनको उनके घर भिजवा दिया। और घर भिजवा करके ये मालूम हुआ कि वो तो जिंदा है। जब उसको चिता पर लिटाया गया, तो चिता पर लिटाने के बाद पता लगा कि वो हिल रहा है उसकी बॉडी, तो लोग डर गए, फिर उसको हॉस्पिटल भी पहुंचाया और फिर वो जिंदा बच गया। तो ये बड़ी मतलब टेंशन वाली और बड़ी हास्यास्पद चीज लगती है कि डॉक्टर कैसे ऐसे कर सकते हैं, जिंदा व्यक्ति को मृत कैसे घोषित कर सकते हैं। तो ये विश्वास डगमगाने का काम डॉक्टर्स के ऊपर करता है। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि सभी डॉक्टर्स बुरे हैं, सभी डॉक्टर्स मतलब कि भ्रष्टाचार करते हैं या लापरवाही करते हैं, ऐसा नहीं है। पर कुछ की वजह से शक होता है, एक शक की सुई पैदा होती है कि क्या डॉक्टर जो मेरे को दवा दे रहा है वो ठीक, मेरे हिसाब से ठीक है या नहीं है, या फिर अपने फायदे के लिए मुझे दवा फालतू में दिया जा रहा है ताकि उसको जो संबंधित कंपनी है वहां से उसको पैसा मिलता है। तो ये बहुत है। या फिर ऐसी दवाएं लिख रहा है जो कोई उनका कोई जरूरी नहीं है। जेनरिक जो दवाएं हैं, सामान्य, उनसे भी व्यक्ति ठीक हो सकता है, लेकिन जानबूझ करके किसी कंपनी की दवाइयां लिखी जाती है ताकि आप मेडिकल से दवा खरीदे, ताकि आपकी जेब ढीली हो और वहां से उनको पैसा मिले, वो कंपनी उसको पैसा पहुंचाए। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। और किस प्रकार से बड़े हॉस्पिटल्स में जो दवाइयों को लेकर के एक मोनोपोली की जाती है आम आदमी को लूटने के लिए, ये समझना बहुत जरूरी है। और तीसरी जो खबर थी वो थी गौतम अडानी जी को लेकर के। गौतम अडानी को यूएस की जो एजेंसी है, उन्होंने अरेस्ट वारंट का इशू किया उनको कि उनको अरेस्ट किया जाए। उन्होंने लगभग लगभग 2200 करोड़ रुपए की ब्राइब, घूस, रिश्वत ऑफर की है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, ताकि वो अपनी कंपनी के लिए प्रोजेक्ट्स और जो ठेके हैं वो ले सकें। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। मतलब कि लगातार इस बारे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बहुत बड़े नेता राहुल गांधी जी इस बात को उठाए जा रहे थे कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे घोटाले किए हैं और उनकी मिली भगत है पॉलिटिशियंस के साथ में। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है हमको समझने के लिए कि जिसको हम इस प्रकार से मानते हैं, इस प्रकार से समझते हैं कि वो हमारी इंडियन इकोनॉमी को बेटर कर रहे हैं, तो क्या वो आम आदमी की जिंदगी को बेटर कर रहे हैं या सिर्फ कुछ चंद पैसे वाले जो लोग हैं, कुछ जो चंद उद्योगपति हैं, या कुछ चंद जो अधिकारी हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनको फायदा पहुंचा रहे हैं। ऐसा रिपोर्ट्स कहती हैं कि भारत के अंदर अमीरी और गरीबी के बीच में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ी खाई है कि 90% पैसा लगभग लगभग 10% आबादी के पास में है, और जो बचा हुआ 10% पैसा है वो भारत की 90% आबादी के पास में है। तो ये इतना बड़ा गैप, और वो 10% जो लोग हैं उस 90% आबादी को गरीब बनाए रखना चाहते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो जाल है, इसको हमें समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों। मैं ऐसा नहीं कह रहा सारे उद्योगपति ऐसा होते हैं, इस प्रकार का करप्शन करते हैं। बहुत ही सम्मानीय, अभी रतन टाटा जी का निधन हुआ तो उन्होंने किस प्रकार से एक आम आदमी के लिए कहा कि क्या वो सर्वविदित, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है, और उनको सभी लोग बड़े इज्जत से उनको नाम लेते हैं उनका, और उन्होंने किस प्रकार से हमारे इकोनॉमिक के अंदर क्रांति लाई, वो जग जाहिर है। पर जो गौतम अडानी जैसे लोग हैं, तो और पहले भी
विजय माल्या करके थे और कुछ लोग नीरव मोदी करके जो पैसा लेकर के हमारे इंडिया से गए हैं। तो हमको ये सवाल करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों? आपको समझना पड़ेगा, आम जनता को समझना पड़ेगा। इसमें लोकतंत्र की भूमिका बहुत बड़ी है, क्योंकि लोकतंत्र का काम ये है कि जो गरीब रह गए हैं सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, जो गरीब हैं और एक विकास की मुहिम के अंदर वो पीछे रह गए हैं, तो उनको बराबर कैसे लाया जाए, उनको विकास की मुहिम में कैसा जोड़ा जाए, ये लोकतंत्र का काम होता है। लेकिन यदि लोकतंत्र वो काम नहीं करेगा, तो फिर सीधी-सी बात है, हमारा देश कमज़ोर होगा और फिर देश के अंदर और भी चीज़ें घटित होंगी और आप भी उससे प्रभावित होंगे। अभी मैं एक न्यूज़ भी देख रहा था, इज़राइल के अंदर वहाँ हमले हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर जो एडमिट हैं, जो घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है और उस दौरान भी वहाँ पर हमले हो रहे हैं। लगातार आपस में वो जो कंट्रीज़ हैं, मैं तो ज़्यादा इतना मेरे को मालूम भी नहीं है, लेकिन आपको पता है कि रोज़ाना आपस में कुछ देशों के आपस में टेंशन चल रही है। तो ये भविष्य में फिर इस प्रकार के हालात हमारे भी होंगे, यदि इस प्रकार से हम सब लोगों को साथ में लेकर के नहीं चलें। तो आम जनता का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें आप वोट यदि जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे करेंगे, तो चीजें ठीक नहीं होंगी और जो लोग आपको इसमें फंसा करके अपना सिर्फ विकास करेंगे, जो कुछ लोग, चंद लोग हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि जाति धर्म से आप ऊपर उठ करके विकास के लिए वोट करें। अच्छे व्यक्तियों को चुनें जो आपको आपके लिए काम कर सकें और इसके अंदर भी नेताओं को आप मजबूर करें कि वो, मैंने पहले भी बात उठाई है, कम से कम उनको भी अकाउंटेबिलिटी उनकी रहनी चाहिए, जिम्मेदारी होनी चाहिए। नहीं तो नेता चुनने के बाद में वो अपने मस्त हो जाते हैं। जैसे सब लोगों की अपनी जिम्मेदारी होती है, वैसे नेताओं की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आप 500 दिन जन सुनवाई करेंगे या कम से कम पेयजल पानी में यदि आपने कोई दिक्कत करी, पेयजल पानी तो आप साफ पानी तो उपलब्ध कराएंगे कराएंगे। इस प्रकार से और भी चीजें हो सकती है। तो इन 3 खबरों को मेरे आपसे शेयर करने का मेरा आपसे यही था कि और भी बहुत सारी खबरें हैं। मैं आपको इसमें ऐसा नहीं कहना चाहता कि सोसाइटी के अंदर सिर्फ नेगेटिव चीजें चल रही हैं, अच्छी चीजें भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, अच्छे अधिकारी भी हैं, अच्छे नेता भी हैं, पर बहुत कम है, बहुत कम है। लेकिन और वो भी क्योंकि वो भी सब सोसाइटी से भागते हैं, तो मजबूरन वो भी कई बार उनको चुप रहना पड़ता है अपने अच्छे कामों को रोकने के लिए, या फिर इस पूरे सिस्टम से लड़ना पड़ता है, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। किसी की इतनी हिम्मत होती नहीं है, बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। तो आम पब्लिक जब तक इस चीज को नहीं समझेगी, आप इस बात को समझना पड़ेगा आपको कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि हम अच्छा करते हैं तो उसका भी सोसाइटी पर प्रभाव पड़ेगा, और हम गलत करते हैं, हमने खुद के लिए अच्छा किया और दूसरों का यदि शोषण किया, दूसरे का हक को मारा, तो या यकीन मानिए कि आपके साथ, आपके परिवार के साथ में, आपके बच्चे के साथ में या रिलेटिव के साथ में भी गलत होने वाला है। यकीन मानिए, ऐसा नहीं है कि आप उससे प्रभावित नहीं होंगे। और मैंने 4 चीजें के बारे में जिक्र किया। एक तो करप्शन का इशू, करप्शन के ऊपर सख्त नियम बनने ही चाहिए। करप्शन हमारे देश को दीमक की तरह खा रहा है। इससे पहले कि कहीं बहुत बड़ा धमाका हो और हमारे देश के अंदर ऐसी चीजें हो कि हमारा देश विघटन की स्थिति में आ जाए या गृह युद्ध में फंस जाए, तो करप्शन पे लगाम लगाना बहुत जरूरी है। दूसरा, एजुकेशन, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए, जिसके अंदर मोरल शिक्षा पर जोर दिया जाए, हमको समझना ही पड़ेगा। और वास्तविक शिक्षा जो है, जो हमको अच्छे बिजनेस अपॉर्चुनिटी पैदा करें, हम अच्छे उद्योग धंधे स्थापित करें, उससे रिलेटेड एजुकेशन होनी चाहिए और फ्री एजुकेशन होनी चाहिए, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने किया है, बहुत अच्छा काम किया है। तीसरा है एनवायरमेंट को लेकर के, एनवायरमेंट को हमको ठीक रखना ही पड़ेगा। आप बहुत अच्छा विकास कर लो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना लो, बड़ी बड़ी आप फैक्ट्री लगा लो, लेकिन यदि आपको साफ हवा और पानी नहीं मिल रहा है तो सब बेकार है, जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है एक इंसान होने के नाते। दिल्ली में आप देख सकते हैं किस प्रकार का मंजर है, लोग घुट रहे हैं वहां पर, लेकिन फिर भी मजबूर है वहां रहने के लिए। और उनको सिर्फ अभी ये चीज नजर आती है इस महीने में, लेकिन वो पूरे साल भर वो मौजूद रहती है। हवा की क्वालिटी साल भर खराब रहती है। इस महीने में, अभी जो सर्दी के जो महीने हैं, इन महीनों में स्थिति बहुत ही भयावह हो जाती है। इसलिए उनको थोड़ा फील होता है, लगता है कि भाई ये 2-3 महीने ज्यादा दिक्कत करते हैं, ऐसा नहीं है। तो वो हमें समझना पड़ेगा। एनवायरमेंट के लिए हमें खास रूल्स और रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे, और जो इसके अंदर बड़े बड़े जो बेईमान जो लोग हैं, जो एक प्रकार का माफिया जो लोग हैं, जो मतलब कि जैसे वो अवैध खनन करते हैं या अवैध जंगल काटने का काम करते हैं, तो उनके ऊपर भी हमको सख्त नियम कार्रवाई इस प्रकार की करनी पड़ेगी, ताकि हमारे जंगल बच सकें, हमारी जमीन बच सके, और जमीन की क्वालिटी को बेटर बनाए रखना पड़ेगा। और लास्ट में पॉपुलेशन, हम कितना भी कुछ भी कर लें,
कितने भी अच्छे नियम बना लें, सब कुछ कर लें, लेकिन यदि पॉपुलेशन लगातार बेतहाशा बढ़ती जाएगी, साधन संसाधन उतने है ही नहीं, तो सब चीज़ बेकार है। तो पॉपुलेशन के लिए भी मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट और ये आम पब्लिक को आवाज़ उठानी पड़ेगी कि पॉपुलेशन पे रोक लगाने के लिए कुछ नियम ऐसे लेकर के आएँ, कम से कम कुछ नियम लेकर के आएँ, ताकि लोग थोड़ा इस बारे में सोचें। क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बेतहाशा बढ़ रही है, जो बहुत ही चिंता की स्थिति है। तो ये सब बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता था और आगे भी मैं शेयर करता रहूँगा। थैंक यू।